अभी एक दिन पहले जो 3 बाय इलेक्शंस हुए उनके रिजल्ट आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की हो रही है, जो सीट बीजेपी के पास 1995 से थी। वहां पर जो नतीजे आए हैं, पीके जिस तरह से चुनाव जीते हैं, क्या आपको लगता है कि सच में वहां पर जो वोटर है उनमें बीजेपी के प्रति बहुत नाराजगी है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? हाँ, नाराजगी तो है, वरना बीजेपी का गढ़ माना जाता था, तो नाराजगी तो है। लेकिन एक बात देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, एनालिसिस करते वक्त लोग भूल जाते हैं कि अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे कोई मसाला ले लो, गरम मसाला है या छोले मसाला है, या हमारा महाराष्ट्र का कोई घाटी मसाला है, कोकणी मसाला है बोलते, तो उसमें 50 चीजें पड़ती है। नहीं नहीं, ये दालचीनी का कारण इसका स्वाद ऐसा है, या तो लवंग के कारण है, ऐसा नहीं होता। वो सारे मसाले होते, उसका जो प्रमाण होता है, औसत होता है, वो कम ज्यादा होता है। तो नाराजगी तो है, ये कोई नाकार नहीं सकता। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी होती है। पहली तो बात यह है कि ये बायपोल था, उपचुनाव था। उपचुनाव जो होता है, वो उपचुनाव उस इलाके का एमएलए, एमपी या कारपोरेटर चुनता है। उससे पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो व्यवस्था है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा कि जो 1970 में जब मुंबई में कम्युनिस्ट के एमएलए थे कृष्णा देसाई, उनकी मर्डर हो गई थी, और इसलिए 6 महीने बाद वहां बाई इलेक्शन हो गया। उस मर्डर का आरोप शिवसेना पर था, तो शिवसेना उधर वो चुनाव लड़ी। शिवसेना 4 साल की थी उस वक्त। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कृष्णा देसाई की पत्नी जो थी सरोजिनी देसाई, उसको चुनाव में उम्मीदवार किया, और पूरे के पूरे अपोजिशन ने सरोजिनी देसाई का सपोर्ट किया था। यहां तक कि कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। और मुझे याद है कि कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री, टेम्पररी मुख्यमंत्री थे शंकरराव चौहान, वो भी सरोजिनी देसाई के प्रचार के लिए आए थे। अकेली उस वक्त की बीजेपी यानी जनसंघ ने शिवसेना को सपोर्ट किया था, और 20,000 के फर्क से शिवसेना का कैंडिडेट जीत गया था। तो जल्लोष हो गया। मैं भी 1-2 साल का पत्रकार था, बिल्कुल यंग लड़का था, तो हम तो एक्साइट हुए थे। अब तो ये पलटाव शुरू हो गया, एक नई पार्टी आ गई, 4 साल की थी शिवसेना। लेकिन 2 साल बाद जब जनरल इलेक्शन हुआ, वहां 40-45 हजार से शिवसेना का वही कैंडिडेट हार गया 72 में। तो उपचुनाव जो होता है वो ट्रेंड सेटर नहीं होता। वो हमारे यहाँ भारत में वोटर ज्यादा से ज्यादा प्रगल्भ, मैच्योर होता जा रहा है, और एनालिसिस करने वाले ज्यादा से ज्यादा इमेच्योर, एमेच्योर होते जा रहे हैं। इसका जो हम खबरें सुन रहे हैं ना, इसका कारण वो है। अब देखो, दूसरी एक बात बोल दूं, ट्रेंड सेटर कैसे होता है। मुझे याद है 79 में जब कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें अंदरूनी मतभेद इतने थे, खुलेआम बोला जाता था टूटेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी थी। इन कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे, और कांग्रेस की तरफ से आजमगढ़ में जो बाय इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें मोहसिना किडवई को उम्मीदवार बनाया गया था, इंदिरा जी ने बनाया था, और पूरी कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस का एक टुकड़ा था इंदिरा जी के साथ। लेकिन मोहसिना किडवई जीत गई, और वहां से वो ट्रेंड सेटिंग हो गया। अगले 1.5 साल में देश की सत्ता बदली, जनता पार्टी हार गई। तो उसको ट्रेंड सेटर बोल सकते हैं, क्योंकि माहौल ये था। आज आप ये नहीं बोल सकते कि बिहार में या देश में ऐसा कुछ माहौल है कि बस मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ ये हो गया, ऐसा नहीं है। आपको और एक बात बोल दूं कि 2017 में जब विधानसभा बिहार का, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, तो योगी जी मुख्यमंत्री बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए। वो तो दोनों एमपी थे, उन्होंने जगह छोड़ दी। 6 महीने के बाद वो दोनों सीटों पर समाजवादी उम्मीदवार चुनकर आ गया। लेकिन 19 के चुनाव में 2 साल बाद वो दोनों हार गए, फिर बीजेपी जीत गई। तो ट्रेंड सेटर उपचुनाव को नहीं बोल सकते। उपचुनाव का नतीजा एक बात है, वो चुनाव जीते या हारे सच है,
लेकिन और एक बात होती है कि उस वक्त का माहौल क्या है, देश का हो, उस प्रदेश का हो, उस माहौल पर होता है। इसलिए हाँ, एक है कि बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है बिहार में वगैरह, उसके नाराजगी है। और दूसरी बात और एक, जो प्रशांत किशोर जीता है, तो प्रशांत किशोर जीतने से बीजेपी को धक्का कितना लगा मुझे मालूम नहीं। नाक तो बीजेपी का कटा है कि तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह थी और वहां तुम हार गए, नाक तो कटा है। लेकिन नुकसान किसको हुआ देखो, वहां दूसरे नंबर पर आरजेडी थी, वो डिपॉजिट भी चला गया उनका, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कम से कम 20-35% कम हो गया वोटिंग। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। तो इससे, लेकिन एक बात है कि इससे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। वो ट्रेंड ऐसा है कि बीजेपी अब इस देश में सेंट्रल पार्टी, बड़ी पार्टी बनकर 25-30 साल रहेगी, ये वोटर ने मान लिया। और इसके लिए अगर बीजेपी को अच्छा अपोजिशन चाहिए, विपक्ष चाहिए, तो वो बनाना पड़ेगा, ये वोटर ने मान लिया है। और इसलिए वोटर ने तय किया है कि हम नया विपक्ष बनाएंगे। ये सारे विपक्ष नालायक है। देखो, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, पंजाब में अकाली, बंगाल, बिहार में आरजेडी, ये सब पार्टियां एक एक करके जा रही है। लोग उनको बीजेपी का अल्टरनेटिव नहीं मानते, विकल्प नहीं मानते। ये ट्रेंड है, ये एस्टेब्लिश हो गया। तो शायद जनसुराज पार्टी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बन सकती है। ये इससे हमको निष्कर्ष निचोड़ निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाला तो नहीं, मत सोचो, कोई बात नहीं। लेकिन विपक्ष का आकार वोटर निर्माण कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, जनता पार्टी फंस गई, फिर अलग अलग गठबंधन फंस गए, एसवीडी गवर्नमेंट बनी। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बीजेपी को अपोजिशन पार्टी विकल्प के तौर पर लिया और वो सेंट्रल पार्टी बन गई। आज मेनस्ट्रीम पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। लेकिन वो एक समय था 2-3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी थी ना, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, या क्या बोलते राजस्थान हो, महाराष्ट्र या गुजरात में बीजेपी थी ही नहीं। 10-12 एमएलए वगैरह होते थे। तो उन्होंने, लीडरशिप ने तय किया कि हमको बड़ी पार्टी बननी है, राष्ट्रीय पार्टी बननी है। उन्होंने प्रयास किए, लोगों ने उनको मदद की, हो गई। तो इसलिए मैं मानता हूं कि लोगों ने तय किया कि अब कांग्रेस के बारे में कोई होप नहीं है। कांग्रेस बीजेपी को दिखाई दे रहा है अलग अलग राज्यों में है, इसलिए इतनी सीटें आती है, लेकिन कांग्रेस बस हो गया। जैसे तमिलनाडु में हमने वो थलपति विजय को आते हुए देखा। ये डीएमके, अन्ना डीएमके बहुत हो गया। अब हमको रियल अपोजिशन या डीएमके की या द्रविड़ राजनीति को चैलेंज देने वाला कोई चाहिए। तो कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने नई पार्टी को चांस दिया। तो ये समझना जरूरी होता है। बस ये जीता वो हारा, वो बात सीधी है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ निकलता है। वो समझना, एनालिसिस होता है।